हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर पर स्वागत है। मैं इतिहास शिक्षक अमरनाथ मिश्र आपको आज गुलाम वंश, जिसकी शुरुआत हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, गुलाम वंश के अगले शासक आराम शाह के तुरंत बाद इल्तुतमिश को पढ़ाने जा रहे हैं। जरा इसे स्टार्ट कर दीजिए। ये शायद ठीक। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है अगले शासक इल्तुतमिश। इसके पहले हमने गुलाम वंश में आपको पढ़ाया होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने आपको इसके पहले क्लास में बताया था 1191 और 92 भारतीय राजाओं के बीच के लिए एक निर्णायक समय था। आपसी अंतर्विरोध और कलह से ग्रस्त भारतीय राजा इस बात से पूरी तरह नावाकिफ थे, पूरी तरह बेखौफ थे कि पश्चिम से तुर्कों का आक्रमण भारत पर होने ही वाला है, जिसका खामियाजा बहुत भयंकर हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसके पहले तुर्कों का आक्रमण भारत पर नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी का 1000 से 1027 ईस्वी तक लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण प्रथम तुर्क आक्रमण के रूप में होता रहा। प्रत्येक बार वह सफल रहा। भारतीय राजे महाराजे हारते रहे अपने अंतर्कलह और अंतर्विरोधों के नाते, और देश लूटता पिटता रहा। धन धान्य देश से लूट कर देश से बाहर ले जाया जाता रहा। तमाम लोगों का कत्लेआम होता रहा। लेकिन इसके सैकड़ों साल बाद तक भारतीय राजे महाराजे इस घटना से कोई सबक नहीं ले पाए। मोहम्मद गोरी भारत की सरजमी पर जो पहला आक्रमण करता है, उसमें हमने आपको बताया था मुल्तान पर उसका पहला आक्रमण हुआ था। मुल्तान के बाद वह भारत में 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है, लेकिन आबू पर्वत के करीब कहीं गुजरात के चालुक्य महाराज भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह परास्त कर भारत से वापस खदेड़ दिया। इसके बाद फिर ये उसकी भारत सरजमी पर पहली असफलता थी। इस असफलता के बाद उसने अब दिल्ली की तरफ मुख किया। दिल्ली में उसने 1191 में आक्रमण किया, दिल्ली और अजमेर की तरफ। और अजमेर दिल्ली के इस समय महाराज होते थे चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज तृतीय, और मुस्लिम अभिलेखों में इन्हें राय पिथौरा कहा गया है। राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय को, पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ये उसी समय राजा बने थे जब मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हो रहा था। 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि महाराज ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद जब वह उनके एक सेनापति गोविंद राज के तलवार से घायल हुआ तो महाराज ने उसे भागने दिया, ये कहकर कि भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करते, भागते शत्रु के पीठ पर वार नहीं करते। ये इसी राजपूती शान में वो बहुत बड़ा इतिहास का निर्णय कर गए। आखिरकार भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। 1192 में मोहम्मद गोरी तराइन के मैदान में फिर आ डटा। यह तराइन का द्वितीय युद्ध था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से परास्त कर दिया, उन्हें कैद कर लिया। ध्यान रहे, हमने ये भी बताया था कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को अपने अधीनस्थ में राजा बनाया, फिर मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं कि मार डाला। इसके बाद फिर वो खोखरों का विद्रोह दबाने 1206 में फिर भारत आया। लेकिन जिस समय खोखरों को विद्रोह दबाए जा रहे थे, उसी समय संध्या के वक्त का नमाज पढ़ने के समय किसी खोखर घुड़सवार ने उनका सर कलम कर दिया और मोहम्मद गोरी भारत की सरजमी पर मारा गया। जब 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था, तो जब वहां से
चंद्रावर का युद्ध फिर लड़ने गया कन्नौज, और चंद्रावर के युद्ध में भी जब उसने जयचंद को परास्त कर दिया तो इन भारतीय भूभागों का मालिक, इन भारतीय भूभागों का इक्तेदार या सरदार बनाकर, वो गवर्नर बनाकर वो फिर गजनी लौट गया था। 1206 में उसकी मृत्यु के बाद लाहौर में तुर्क सरदारों के बार बार आग्रह और विनम्र प्रार्थना पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की राजगद्दी स्वीकार कर ली। वो लाहौर से ही शासन करता था। लाहौर से शासन करने के साथ साथ उसने वास्तव में एक राजवंश की स्थापना की, वो था गुलाम वंश। इस गुलाम वंश की राजधानी लाहौर थी, लेकिन यह दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। हमने पिछले क्लास में आपको बताया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, यद्यपि उसकी राजधानी लाहौर थी। और वो स्वयं को सुल्तान नहीं कहता बल्कि मलिक और सिपासलार कहता है। उसके कुछ निर्माणों को भी हमने बताया था कि उसने 1199 में कुतुब मीनार की नींव डाली थी, जो एक प्रसिद्ध सूफी चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनाया गया। ये 4 मंजिला वो इसे बनाना चाहता था, लेकिन इसके पहले ही 1210 में उसकी पोलो या चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। उसके निर्माण में हमने ये भी बताया था कि उसने कुब्बतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद बनाई। ये भारत की सरजमी पर बनने वाली पहली मस्जिद थी, कुब्बतुल इस्लाम। उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। ये विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव, जो चौहान वंशी राजा थे, उनके द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत मठ था। उसके पहले वो एक मंदिर था, फिर संस्कृत मठ था। उस पर हरिकेल नाटक के कुछ पंक्तियां आज भी लिखी हैं। इसी को तोड़कर उसने 2.5 दिन में बनाया, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई। उसे कुरान खां भी कहा गया है, क्योंकि कुरान का अत्यंत सुरीले शब्दों में वो वाचन करता था। उसे लाख बख्श कहा गया, क्योंकि खुश होने पर, प्रसन्न होने पर वह लाखों का दान देता था। 1210 में उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ध्यान रहे, आराम शाह वाकई आराम शाह ही थे, बड़े ही अयोग्य थे। इस नाते उसी वर्ष मुश्किल से 1-2 महीने के अंदर ही कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से हटाकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। इसके पहले जब ये इल्तुतमिश जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय अभी केवल सिपा सलार थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें बदायूं का गवर्नर बनाया था। बदायूं का गवर्नर बनाया था। इस बदायूं के गवर्नर ने आखिरकार आराम शाह को मारकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया। मैं आपको आज यही इल्तुतमिश पढ़ाऊंगा। तो हमने आपको इसमें बताया होगा गुलाम वंश। इसमें अब तक आप पढ़ चुके, कौन से शासक को पढ़े आप? अब तक आप पढ़े कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद आपने पढ़ा कि थोड़ी समय के लिए बने आराम शाह, और आराम शाह के बाद अगले जो शासक होते हैं वो होते हैं इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश शासक बनते हैं, सुल्तान बनते हैं। इनका समय 1210 से 1236 है। 1210 से 1236 तक इनका समय है। और इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है यह दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उनका दामाद था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह बताया जाता है कि एक इतिहासकार मिनहाज सिराज ने लिखा है, मिनहाजुद्दीन सिराज, उन्होंने लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का एक दिमागी खाका खींचा था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे वास्तविक आधार, एक आकार और राजत्व का सिद्धांत दिया। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रहे, इल्तुतमिश ने ही लाहौर से हटाकर दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई। लाहौर से हटाकर दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई। ओके, ये इलबारी तुर्क था।
शमसी वंश का यह एक इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, बड़ा ही योग्य था, इसलिए 1206 में ही, जिस समय वो खोखरों का विद्रोह दबाने मोहम्मद गोरी आए थे, उस समय ही इसकी रणकुशलता को देख करके स्वयं मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से इसे आज़ाद करने की अपील की, आदेश दिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम थे, ये गुलाम का गुलाम था। तो 1206 में ही ये आज़ाद हो चुका था, अपने मालिक से पहले ही दास्ता से मुक्त हो चुका था। ये ध्यान रहे, इस व्यक्ति ने आगे जो बढ़कर कार्य करना शुरू किया दिल्ली सल्तनत के लिए, उसमें जो कार्य बताए जाते हैं, इसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में एक मान्य 2 तरह के सिक्के चलाए, तांबे का जीतल और चांदी का टंका। 178 ग्रेन का शुद्ध टंका ये होता था। इसने 2 सिक्के चलाए। ठीक, ये भी जान लें, इसने नासिरुद्दीन यल्दौज और कुबाचा, इन 2 तुर्क सरदारों को परास्त किया, जो कि मोहम्मद गोरी के गुलाम होते थे और इसको मान्यता नहीं दे रहे थे। इनको तराइन के तीसरे युद्ध में इसने परास्त कर दिया और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान बन बैठा। ठीक है, ये भी जान लीजिए। और इसने क्या क्या कार्य किए भी जान लें। इस व्यक्ति ने अपने विश्वास पात्र 40 तुर्की लोगों का एक दल बनाया। 40 तुर्की सरदारों का एक दल इसने अपने पद की सुरक्षा के लिए बनाया। ये तुर्क सरदार उसके विश्वास पात्र होते थे। इतिहास में इसे दल चलीसा या तुर्काने चहलगानी कहा गया। ठीक, इसने ये भी कार्य किया था। ध्यान रहे, इस व्यक्ति ने यानी इल्तुतमिश ने जो अगला कार्य किया वो था कि इस समय तुर्की सल्तनत वास्तव में बहुत खतरे में हुआ करती थी, इसलिए इक्तादारी व्यवस्था को इसने मजबूत बनाया। इक्तादारी का प्रचलन भारत में इसने बेहतरीन ढंग से कराया। इक्ता मतलब छोटे छोटे भूखंड, छोटे छोटे भूखंड जो सैनिकों को या सैनिक सरदारों को दिए जाते थे, ये बड़े भी हो सकते थे, गवर्नरों को भी दिए जाते थे। तो इक्तेदारी प्रथा को भी इसने चलाया भारतवर्ष में। और अगला जो इसने कार्य किया, 1221 में इल्तुतमिश ने अंततः एक नया कार्य कर दिया, क्योंकि यह बताया जाता कि इसी समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करना चाहा। ये उसने चंगेज खान ने मध्य एशिया के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी को परास्त कर उसका पीछा करते हुए वो भारत आ गया, और भारत के अभी सीमा पर वो घुसा नहीं था। मंगबरनी दिल्ली सल्तनत आए और वो यहाँ पर शरण चाहते थे, लेकिन शरण देने से इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया। 1221 में उसने इस तरह से दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया, अन्यथा यह राज्य ध्वस्त हो जाता। चंगेज खां बड़ा ही शक्तिशाली और बड़ा दुर्दांत था। ठीक, तो इस तरह से इसने दिल्ली सल्तनत को 1221 में बचाया भी। अगला जो कार्य इसने किया ये भी जान लें। अगले कार्य के रूप में इसने अपने पुत्रों के विपरीत अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो मध्यकाल में एक साहसिक कदम था। मध्यकाल के इतिहास में वो भी मुस्लिम समाज में बड़ा ही साहसिक कदम था। उसने अपने अयोग्य पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त न कर रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक, ये भी उसके कार्य थे। आगे जान लें, इल्तुतमिश ने जो और भी कार्य किए उसमें कुछ निर्माण कार्य हैं। जैसे इल्तुतमिश ने दिल्ली के मेहरौली में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी उसको पूरा करवाया, उसे 4 मंजिल बनवाया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक के समय, तुगलक वंश के शासक थे, फिरोज शाह तुगलक के समय इस पर बिजली गिर गई तो ऊपरी छत, इसका ऊपरी मीनार गिर पड़ा, तो ये 3 तल्ला हो गया। उस 3 तले के ऊपर फिरोज शाह तुगलक ने 2 तल और बनवा दिया और यह 5 तल हो गया। पहले ये 4 तल था, बिजली गिरने से ध्वस्त होने के बाद 3 तल बचा, फिरोज शाह तुगलक ने 2 तल और बनवाए, अब ये 5 तल हो गया कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। ध्यान रहे, इसने नागौर राजस्थान में है, वहां अतारकिनी का दरवाजा बनाया, जो कि वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। नागौर राजस्थान में अतारकिनी का दरवाजा बनवाया। बदायूं में हौज शमसी नाम का एक तालाब खुदवाया। इसी तरह से सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। सुल्तान नासिरुद्दीन इल्तुतमिश के पुत्र थे और उनकी मृत्यु के बाद उसने
दिल्ली के मेहरौली में ही सुल्तान नासरुद्दीन, या ये कहूँ कि शाहजादे नासरुद्दीन का सुल्तान गढ़ी के नाम से मकबरा बनवाया। ये हिंदुस्तान की सरजमी पर बनने वाला कोई पहला मकबरा था। सुल्तान गढ़ी का मकबरा हिंदुस्तान की सरजमी पर बनने वाला पहला मकबरा था। ध्यान देते जाइएगा। इतना ही नहीं बल्कि आगे जो है उसने स्वयं भी वहां अपना मकबरा बनवाया। 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। ये इल्तुतमिश का पूरा इतिहास आपके सामने है। हम आपके कमेंट देख लें। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। खुश रहिए। मनोज जोशी जी कैसे हैं आप? सोनू प्रसाद जी खुश रहिए। शिवांगी गुप्ता, शीतल कश्यप, रीता वर्मा, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। याज्ञसेनी, शैलेंद्र जी गुड इवनिंग। अमन पटेल जी गुड इवनिंग। हाँ, शीतल कश्यप आप करें सर, गुलाम का मतलब होता है सिर्फ गुलामी करना, फिर ये शासन कैसे चलाते थे? सर गुलाम का मतलब बता दें। हाँ, गुलाम का मतलब ही होता है दास, नौकर चाकर। गुलाम का मतलब होता है दास, हिंदी में, फारसी में नौकर, है ना? जी हाँ, तुर्की में गुलाम। तो ये गुलाम जो है ये बड़ी विचित्र सी प्रथा थी, क्योंकि तुर्क या ये सब बड़े असभ्य थे, बर्बर थे, दुर्दांत थे। तो किसी क्षेत्र को जीत लेने पर वहां तमाम लोगों के कत्लेआम कर दिए जाते थे, भयंकर नरसंहार होता था, स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। गुलाम मतलब नौकर चाकर बना लिया जाता था। तो जब गुलाम है तो बिल्कुल जानवरों जैसा उनके साथ व्यवहार होता था, यानी सड़क पर खड़ा करके उनको बेच दिया जाता था, पैसा मिलता था उससे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में आप देखेंगे कि बाकायदे दास दासियों का बाजार लगता था, बाजार में खड़ा करके बेचे जाते थे लोग। ठीक, तो इसमें से सारे कार्य नौकरी चाकरी कराने के साथ साथ ये युद्ध भी तो एक कार्य है, तो युद्ध कार्य भी उनसे करवाया जाता था, चाहे उसमें मर जाए, चाहे उसमें रणकुशलता दिखा। तो अगर कहीं रणकुशलता दिखाते थे तो मालिक उन्हें, यानी अपने इन दासों को अच्छा पद दे देते थे। अगर दास योग्य है, गुलाम अगर योग्य है तो उसे गुलामी तो करवाते ही थे, अपनी अधीनता में उसे कुछ पद देते थे। तो उनका शासन चलाना भी तो उनकी गुलामी है, उनके लिए सैनिक का कार्य करना भी उनकी गुलामी है। ये तो बड़ा आसान है। गुलाम का अर्थ होता है नौकर चाकर। तो नौकर चाकर सब कुछ करवाया जा सकता है, चाहे वो बाजार में खड़ा होकर बिके, या तो वो उनके लिए लड़ाई करे, उनके लिए लूट मार डकैती करे, उनके लिए शासन चलाए, कुछ भी करे, मालिक का जो मन हो वो करे। तो रणकुशलता अगर दिखाता है तो मालिक उन्हें पद दे देते थे। अब मालिक की अनुपस्थिति में, अब जब सब गुलाम ही है तो उसमें से जो गुलाम सबसे अधिक मान्य हो गया उसको शासन मिल गया। ऐसा ही तो होता रहा है। ये तो बड़ा आसान है ना? पूरे वंश ने गुलामी नहीं की, बल्कि ये कह दें कि पूरे वंश के लोग वास्तव में अलग अलग वंशों के थे। गुलाम वंश के जितने लोग थे वे अलग अलग वंश के लोग थे, लेकिन ये किसी न किसी समय गुलाम रह चुके थे और उसके बाद अपने मालिक की अनुपस्थिति में ये शासन सत्ता भी चलाने लगते थे। यदि उन गुलामों के बीच कोई सबसे आगे निकलता था तो सबका, अगर वो सभी ने उसको मान्यता दे दी तो इन गुलामों के में से आगे निकलकर शासन चलाने लगता था। तो वास्तव में अगर शासन चला रहा है तो भी वह अपने मालिक का गुलाम ही माना जाता था, लेकिन कभी कभी उसे गुलामी से मालिक अगर चाहे तो मुक्त कर देता था। जैसे मैंने अभी बताया कि स्वयं मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्ति दे दी। इसी तरह 1206 में स्वयं मोहम्मद गोरी ने इल्तुतमिश की रणकुशलता को देख करके ये कहा कि इसे गुलामी से मुक्ति दे दी जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसे दास्ता से मुक्ति देनी पड़ी। तो इस तरह से अपने मालिक के पहले ही ये दास्ता से मुक्त हो चुका था। तो अब आप ये समझ लें कि गुलाम वंश ये जरूर है, लेकिन एक ही वंश के लोग नहीं है, अलग अलग वंशों के लोग हैं। हाँ, कभी न कभी वो गुलाम थे, तो कभी न कभी वो गुलाम रहने के नाते इस पूरी वंशावली को अलग अलग वंशावली से होने के बाद भी गुलाम वंश कर दिया जाता है, और वो गुलामी करते करते शासक बन जाते थे। ठीक है, अपने मालिक की गुलामी कर रहे हैं और गुलामी करते करते रणकुशलता देख करके शासक खुश तो उनको ज्यादा नजदीक बना लिया, या तो उनको दास्ता से मुक्त कर दिया, अगर दास्ता से नहीं मुक्त किया तो पता चले वो मर गया तो वही गुलाम शासक हो गया। ऐसा होता था। ठीक है, हाँ ये भी जान लें, सल्तनत, सुल्तान का अर्थ होता है खलीफा के अधीन। खलीफा के अधीन मतलब
मुस्लिम कानून के अनुसार मुस्लिम जगत का मालिक खलीफा होता है, मुस्लिम जगत का मालिक खलीफा होता है, और सुल्तान वे हैं जो खलीफा के कार्य को कहीं ना कहीं निर्वहन करते हैं। तो भले ही खलीफा अरब में बैठा हो, लेकिन अगर भारत में उनकी सत्ता हो गई तो वो सुल्तान को मान्यता दे दिया खलीफा ने कि आप सुल्तान हैं, यानी आप मेरे ही कार्य को कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप में तो सुल्तान आजाद होता था, लेकिन वैधानिक रूप से वो सुल्तान खलीफा का गुलाम होता था या खलीफा का कृपा पात्र होता था। ठीक, ये भी तो है। और साथ ही साथ वो उसका मालिक खलीफा का गुलाम, और खलीफा के बाद जो सुल्तान है, सुल्तान के भी तमाम नौकर चाकर हैं, वो भी गुलाम है, और गुलाम अपने मालिक की अनुपस्थिति में राजा हो गए, या गुलाम को हो सकता है मालिक ने आजादी दे दी। तो ऐसा होता था, सबने गुलामी नहीं की, बाकायदे शासन चलाया। व्यवहारिक रूप से वो आजाद होते थे, लेकिन वैधानिक रूप से वो गुलाम होते थे, है ना? जी हाँ, व्यवहारिक रूप से, वैधानिक रूप से तो पूरी की पूरी सरकार जनता की गुलाम है ना, जनता के लिए है ना, चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना हो, चाहे सरकार हो, जनता के लिए ही ना है, और किसके लिए है? हम भारत के लोग संप्रभु, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैं, गवर्नमेंट संप्रभु नहीं है। गवर्नमेंट संप्रभु इसलिए होती है क्योंकि हम संप्रभु हैं और हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए है, भारत का, भारत के लिए, भारत के द्वारा, है ना? तो ये सारे जगहों पर तो कहा जाता है। तो लेकिन व्यवहारिक रूप में देखिए, प्रधानमंत्री जी व्यवहारिक रूप में आपके गुलाम हैं, वो तो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, आप साइकिलों नहीं मौसर हो रही है। व्यवहारिक रूप में तो आपके गुलाम नहीं, हाँ वैधानिक रूप में वो आपके गुलाम हैं। आप मत नहीं देंगे तो अगली बार वो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ पाएंगे, तरीका ये। तो व्यवहारिक रूप से वो आजाद होता था गुलाम, लेकिन वैधानिक रूप से वो अपने मालिक का गुलाम होता था। और ये गुलाम वंश इसलिए कहे गए क्योंकि सारे के सारे लोग, जितने भी राजा हुए, सब कभी न कभी किसी न किसी शासक के गुलाम थे। खुद कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। गोरी के न रहने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान के मृत्यु के बाद उसके गुलाम, जबकि लड़के को तो बनाया गया था सत्ता में, आराम से मार दिए गए। अब अपने गुलाम से ही उसने अपनी लड़की की शादी कर दिया था ऐबक ने। और इल्तुतमिश ऐबक के गुलाम और दामाद दोनों थे। अपने मालिक के न रहने पर इल्तुतमिश राजा बन गए, सुल्तान बन गए। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। आगे के लोग बलबन के, इल्तुतमिश के पुत्र पुत्री थे, तो पुत्र पुत्री थे तो गुलाम के बच्चे बेटे गुलाम। इसलिए व्यवहारिक रूप से सुल्तान होते हुए भी वो कभी न कभी अपने मालिक के गुलाम थे, इसलिए उनको गुलाम वंश कहा गया। और सुल्तान भी व्यवहारिक रूप से पूरी तरह आजाद और सप्रभु होने के साथ साथ वास्तव में खलीफा का वो गुलाम है। दैट्स ऑल मिलाद। आसान सी चीजें हैं। ओके, चलिए हम लोग अब जो हमने आपको पढ़ाया वही आपको लिखना है, ठीक? तो चलिए हम लोग स्केच कर लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन किया, ये ना। तो इल्तुतमिश का वंश क्या था? वंश आप लिख सकते हैं शमसी वंश। का इलबारी तुर्क, यह शमसी वंश का इलबारी तुर्क था, ठीक? अगला जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, ठीक? दिल्ली या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था ये, ठीक?
राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया। ठीक, इस शासक ने राजधानी को दिल्ली से लाहौर से दिल्ली ले आया। अगला कार्य जो ये कर रहे हैं उसको जान लें। राजधानी को दिल्ली से लाहौर ले आने वाले इस शासक ने तमाम बेहतरीन ढंग से कार्य किए थे। ठीक, अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए रखने हेतु 40 विश्वास पात्र तुर्की सरदारों का एक दल बनाया, जिसे दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी कहा गया। ठीक, अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी का गठन किया। ये तुर्काने चहलगानी के जो 40 विश्वासपात्र तुर्की अमीर, यही लोग तुर्काने चहलगानी कहलाते थे। ध्यान रहे, कुतुब स्वयं बलबन भी इसका एक सदस्य था। बलबन भी इसका एक सदस्य था। अब जान लीजिए और क्या क्या इन्होंने कार्य किए। अगले जो कार्य हैं इनके, प्रमुख कार्य, जो प्रमुख कार्य इन्होंने किया था उसको जान लीजिए। एकता प्रथा का भारत में प्रचलन करवाया। मैंने एकता बताया, एकता मतलब भूखंड जो वेतन के बदले सैनिक सरदारों को दिए जाते थे, या ये जो है बड़े बड़े सूबेदारों को भी दिए जा सकते थे। आप यहां लिख सकते हैं, एकता का अर्थ भूखंड, ये वेतन रूप में सरदारों एवं प्रशासन हेतु सूबेदारों को दिए जाते थे। ये है एकता। ठीक, और क्या, 2 नए सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल को प्रचलित कराया। ठीक, 2 नए तरह के सिक्के चलाए। टकसाल की स्थापना करवाई।
ये और जान लें, 2 नए तरह के सिक्के चलाए, एकता प्रथा का प्रचलन कराया। 1221 में संभावित मंगोल आक्रमण से तुर्की सल्तनत की रक्षा की। अभी इसकी कहानी मैंने बताया। 1221 में संभावित मंगोल आक्रमण से तुर्की सल्तनत की रक्षा की, यह भी कार्य इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, अगला जो कार्य इन्होंने किया, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में जान लें, निर्माण कार्य इसके बाद हम लिख देते हैं, पहले आप एक लिख दें, ये जान लें कि अपने पुत्रों की जगह अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक, पुत्रों की जगह रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। ओके, अब आप यहां लिख सकते हैं निर्माण कार्य। किन किन चीजों का इन्होंने निर्माण कराया था, इसे जान लें। के मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया। ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाते हैं, एक कार्य इन्होंने ये किया। दूसरा जान लीजिए, नागौर कहाँ है, ये राजस्थान में है, में अतारकिनी का दरवाजा बनवाया। और अगला इसमें जान लें, अगला जो है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी दिल्ली में है। इसको आप लिख सकते हैं, यह भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। यह भारत में बनने वाला पहला मकबरा था। ये अगला जान लीजिए, यहीं पर उसने स्वयं का मकबरा बनवाया।
नोट कर लीजिए, ये इल्तुतमिश। मोनू जोशी जी, थैंक्स। चौहान जी, चौहान जी, इसे थोड़ा कट करके कर दिया जाए। अपने पे अपलोड